नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी थीम के चलते हुए आज हमारी जो गेस्ट है उनका नाम है कैप्टन टिंकल गुप्ता। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और ये बहुत ही रोमांचक बात है कि वो एक फीमेल आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है जिन्होंने बहुत सारा उनका जो अनुभव है, उनकी जो जीवन यात्रा है वो हमारे साथ साझा की है। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं सीधा आपको पॉडकास्ट की तरफ लेकर जाऊंगी। तो एक बहुत ही रोमांचक पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। Hello Tinkle, Hi, how are Charu. you? Absolutely fine, thank you. And thank you so much for coming for this show. Thank you for calling me, I must say. नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने जब आपको पहली मुलाकात जो आपकी हमारी थी वो स्टार पार्टी को जब हम मिले थे रात को, तो जो भी बातचीत हुई थी हमारी, तब भी मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक ज़रूर पॉडकास्ट करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस पॉडकास्ट लाइक एनीथिंग, क्योंकि आपकी जो जीवन यात्रा है वो बहुत ही रोमांचक है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो शुरू करते हैं। Yes. तो आप पहले ये बताइए कि आप हो कहाँ, मतलब कहाँ से है आप? चारू, आई बिलोंग टू दिल्ली। अच्छा। मतलब हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली में ही हैं। और मेरे फादर वॉज इन नेवी। अच्छा। बट हम उनके साथ कभी गए नहीं पोस्टिंग्स में। जब भी वो जाते थे तो हम बस 2 महीने की छुट्टियां उनके साथ बिताने जाते थे। तो हम लोग दिल्ली में ही स्कूलिंग किया, दिल्ली में ही कॉलेज किया। अच्छा। हाँ। लेकिन मतलब पिताजी थे तो मतलब आपको जो एक मिलिट्री लाइफ जो होता है वो तो कॉमन मैन से बहुत अलग होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी थी कि वो लाइफ कैसे? मतलब थोड़ी बहुत थी। मतलब हम कभी डैडी के साथ बेसिस पे नहीं रहे, उनके अच्छा। साथ पोस्टिंग्स नहीं की, तो ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे 100% पता था कि फौजी लाइफ क्या होती है, क्योंकि मेरे फादर ने हमको कोशिश की कि एक स्टेबल लाइफ दें, ज़्यादा स्कूल ना चेंज कराएं। और मैं मेंशन करूँगी, मतलब मम्मी का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि वो हमारे साथ रहीं कि बच्चों को सेटल लाइफ मिल जाए। बट हमने थोड़ा उनके द्वारा थोड़ा जब हम पोस्टिंग में जैसे मुंबई गए कुछ जो देखा, बट 100% नहीं कहेंगे जैसे कि एक फौजी का बच्चा होता है वैसे हमारी ट्रांसफर होती है, तो जैसे बच्चे भी हमारी बहुत स्टेबल लाइफ थी। शुरू से ही दिल्ली में थे। अच्छा। अच्छा, तो फिर मतलब आपका जो डिसीजन है आर्मी में जाने का, तो वो एक ऑफ कोर्स उसके पीछे कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन होगा, तो आपका इंस्पिरेशन क्या है? मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरा इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं। अच्छा। वो नेवी में थे, उनको यूनिफॉर्म में देख के मतलब पता नहीं, कह नहीं सकते कि एक छोटे बच्चे को कैसा फील होता था, बट मुझे लगता था कि ये कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है जो वो रोज सुबह यूनिफॉर्म पहनते थे, किसी तरह मुझे भी पहननी है। अच्छा। ये उस टाइम तो जब हम बहुत छोटे थे तो आर्मी में तो लेडीज़ भी नहीं जाती थी। 92 में सबसे पहला बैच किया है और मैं 74 बॉर्न हूँ, तो एक मतलब आज भी नहीं जाती टिंकल, मतलब उस वक्त तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन रहा होगा। हाँ, मतलब थोड़ी हमसे तो बेहतर सिचुएशन हो गई है आजकल, बट उस टाइम मैं अपने कॉलेज की पहली लेडी हूँ जो आर्मी में गई थी। और हमारी फैमिली में भी आज तक मतलब मेरे बाद आज तक अभी तक कोई नहीं गया है। सो मैं ही थी जिसने आर्मी ज्वाइन की। तो यस, इट वाज अ डिफरेंट डिसीजन, डिफिकल्ट वन, बट क्योंकि मम्मी पापा और हमारी अपनी फैमिली, मेरी सिस्टर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। सबसे ज़्यादा मेरे फादर, जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे को SSB देना है तो ही वॉज विद मी। अच्छा। बाकी एक्सटेंडेड फैमिली के अलग अलग रिएक्शंस थे कि लड़की फौज में भेजना है क्या है, बट मेरे फादर इतने फर्म थे कि जो ये करना चाहती है वो करेगी। अच्छा। तो एक्चुअली एक तरह से उन्होंने मुझे हेल्प किया। अच्छा। कि किस तरह से फौज में आप जा सकते हो, कैसे टेस्ट होते हैं, क्या है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर। मतलब ही इज़ द वन जो मैं आर्मी ज्वाइन कर पाई। मतलब उनकी आपके वजह जो से पेरेंट्स हैं वही आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस पूरी जर्नी में। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट्स को जब जिन बच्चों के पीछे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने एम तक पहुंचने के लिए बहुत ही मतलब उनका सहारा होना बहुत जरूरी है। बहुत, यही मैं बात पक्का बोलूंगी कि अगर बच्चा कुछ डिसाइड करता है तो पेरेंट्स ही हैं जो मतलब उनको आगे तक ले जा सकते हैं। ड्रीम बहुत लोग करते हैं, सपना देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस सपने को हकीकत में करना वो बहुत बड़ी बात है, और बच्चा अकेला नहीं कर सकता। पेरेंट्स को सपोर्ट करना ही चाहिए, गलत सही बताओ, बट अगर बच्चे का बहुत आपको दिख रहा है टोटली डिटरमाइंड है तो उसको जरूर सपोर्ट करो और वो सक्सेस जरूर देगा।
और आपने बोलते बोलते सिस्टर्स के बारे में कहा, तो आपकी बहनें भाई? हाँ, हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। अच्छा। और सब हम लोग दिल्ली में ही पढ़े हमेशा से। मेरी एक बड़ी बहन है और मेरे से 2 छोटे हैं। अच्छा अच्छा, तो आर्मी में सिर्फ आपका ही ये था? हाँ, मेरा शुरू से, था। हाँ, मतलब मेरे फादर कहते हैं मेरी पर्सनैलिटी भी, वो कहते हैं शुरू से मतलब लीडर टाइप थी। मुझे निकनेम बचपन में इंदिरा गांधी दिया गया था क्योंकि कोई भी मेहमान आते थे मुझे कोई शर्म नहीं आती थी अपना तैयार व्यार होके सबके बीच में जाके बैठ जाना। तो एक मेरे फादर कहते हैं कि शुरू से पर्सनैलिटी में एक था। और मेरी और सिस्टर्स भी मतलब बहुत ही डिफरेंट फील्ड में गई है उस टाइम के हिसाब से। मेरी बड़ी सिस्टर अपने टाइम में पहली एरोड्रोम ऑफिसर थी, तो हाँ वो भी मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी, एब्सोल्युटली डिफरेंट, अभी भी अपनी जर्नी में बहुत आगे जा चुकी है। मेरे से छोटी सिस्टर भी, उसने मैथ्स ऑनर्स करके अपने कॉलेज की प्रेसिडेंसी की, छोटी वाली ने इंजीनियरिंग की। सब अपने अपने फील्ड में, मुझे लगता है उस टाइम एक यूनिक थे सब। बहुत ही अच्छी बात है। और फिर जब और कॉलेज का मतलब आपका एजुकेशन जो है, तो आप कॉलेज कहाँ पे? दिल्ली में ही हो? हाँ, दिल्ली में। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज की हूँ, मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है वहाँ से। तो उसके बाद आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया? हाँ, क्योंकि चारू मेरे को सिग्नल्स ज्वाइन करना था, जिसमें साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो 12th में भी मैंने साइंस ली थी और 92 जब मैंने 12th पास की थी तब पहला लेडी ऑफिसर्स का बैच आया था। तो वो मैंने डिसाइड किया था कि साइंस पढ़ के ही ज्वाइन करना है। तो इंजीनियर्स वाले इंजीनियर बन के करते हैं, बट क्योंकि मैंने साइंस किया था तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स लिया कि मेरे पास साइंस की ग्रेजुएशन हो जाएगी। सो फिर मैं उससे करूँगी। तो बल्कि मेरा 3rd ईयर हो भी गया था जब मैंने अपने एसएसबी के फॉर्म भरने शुरू किए थे। आई हैड जॉइन एमएससी ऑल्सो। अच्छा। एमएससी का 1 साल कर भी लिया था, बट मेरा एयरफोर्स आर्मी दोनों का एसएसबी क्लियर हो गया था, बट आर्मी वाज माय कॉलिंग। अच्छा, तो आपने आर्मी में, तब उसके बाद आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया। तो कहाँ पे था आपका ट्रेनिंग जो था वो? मेरी ट्रेनिंग 96 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हुई थी। अच्छा, चेन्नई। तो हमारा वहाँ से बैच मतलब पूरा बनता है, हम लोग 22 थे। सो 97 में हमारी कमिश्निंग हो गई थी। कितनी लड़कियाँ थी तब? 22 हमारे बैच में 22 लड़कियाँ थी। मतलब जेंटलमैन कैडेट्स भी होते हैं और लेडी कैडेट्स भी होती हैं। अच्छा। तो दोनों पास आउट इकट्ठे होते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग साथ चलती है। क्या उसमें डिफरेंस होता है? जेंटलमैन कैडेट मतलब जो बॉयज आते हैं, और लेडी कैडेट्स मतलब हम लोग अपनी उनको उनको एलसीज और जीसीज बोलते हैं हम लोग। उनको ऐसा ये हम ना कॉमन, वी आर कॉमन पीपल, वी आर इतने हम दूर है ना इन सब चीज़ों से। हाँ, सिर्फ यही है कि बहुत रिस्पेक्ट होता है हम लोगों को फौजियों के लिए, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते वो कौन सी एडवर्स कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं। हमें तो लगता है, मुझे पर्सनली मुझे लगता है वो तो भगवान ने ही भेजा है उनको शायद, क्योंकि सियाचिन और जो सुनते हैं जो बातें बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से तो फिर अच्छा, तो 22 लड़कियां थी आपकी बैच में। फिर आप उसके बाद पोस्टिंग इमीडिएटली आपकी कहाँ पे? हाँ, मतलब हमारी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में भी जैसे लोगों को कितनों को पता होगा, मुझे पता नहीं है, ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है। तो ये आसानी नहीं है कि हम बस गए और बाहर निकल के आ गए। एवरी डे इज़ अ चैलेंज उसमें, और हम लोग को इसकी आदत नहीं है। पहली बात तो हम लोग जैसे जिस बैकग्राउंड से आए थे, 2 मेरे फादर नेवी में थे, पर हमको ये नहीं था कि रोज पीटी होनी है, रोज गेम्स होना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी। एक नॉर्मल हमने लाइफ जी है। तो वहाँ पे जाके तो आपकी फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट होता है प्रॉपरली। फिर वहाँ पे कैंप्स होते हैं आपके, मतलब योर डे स्टार्ट्स एट 4:30 इन द मॉर्निंग और रिगरस, रिगरस है। बट ये है, मतलब जब ज्वाइन किया था मेरा जो नंबर था वो 173 था। अच्छा। तो 193 था। तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे से पहले इतनी सारी करके जा चुकी हैं तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। एक पॉइंट पे तो टफ लगता है आके, उसमें लगता है कि घर का कंफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप मतलब कई बार बहुत ज़्यादा फील करते हो कि यार फिजिकली आपको टफ लग रहा है। मेंटली इतना नहीं था, शायद मेरे फादर ने और मदर ने हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया था मेंटली। बट हाँ, फिजिकली इनिशियली इट्स अ चैलेंज। बट धीरे धीरे मतलब आप इतने अच्छे लोगों के साथ बीच में होते हो, आपके डीएसएस बहुत अच्छे होते हैं। तो एक ट्रेनिंग का वो, क्योंकि एंड में आपको दिख रहा है कि वो सितारे पहनने हैं, तो वो जो जोश बिल्डअप होता है होते होते, और कुछ टफ होते हैं उसके अंदर। बहुत इंस्टेंसेस आती हैं, मजेदार भी आती हैं। जब पहली बार गन हाथ में मिलती है तो एक पावरफुल फीलिंग आती है कि
आप डिफरेंट हो कुछ। फिर वो चलाना सिखाना, फिर हमारे कैंप्स होते हैं, पहले कुछ दिन के होते हैं, फिर एंड में हमको एक 15 दिन का कैंप करना होता है, कैंप शत्रुजीत। तो वो टफेस्ट होता है, एक तरह से आपको पूरी लड़ाई लड़वा देते हैं वो वहां पे ले जाके कि लड़ाई होगी तो कैसे कैसे करोगे। अच्छा। तो लोग अगर सोचें, ना कोई वहां पे जंगल में टॉयलेट्स होते हैं, ना कुछ है, खाना रख दिया जाता है बहुत दूर, बारिश हो, खाना गीला हो रहा है। एक बार हमारे लिए छोले भटूरे आए थे, मुझे आज तक याद है। इतने बड़े बड़े डब्बे आते थे खाने के, तो हमें ही जाके लेके आने हैं, सरों पे उठा के, कंधों पे उठा के, वो एक जगह छोड़ जाती है वैन। लाते लाते जब उसको डब्बे खोले गए तो उसके अंदर कुछ मैदा जैसा था, तो वो भटूरे तो क्या ही थे, पूरा गीला हो गया था। अब सरवाइव करना है तो खा लो, नहीं करना तो शांति से बैठो एक तरफ, नेक्स्ट मील तो नेक्स्ट मील मिलेगी। ना कोई पैसा आपके पास, ना कोई दुकान वहां पे जो आप कुछ खरीद लो कर लो, और टॉयलेट नहीं है। सुबह जाओ, गड्ढा खोदो, करो, गड्ढा बंद करो। आपसे पहले कोई गड्ढा खोद के कर गया वहां पे तो ठीक है, देखो उसको करो। बहुत मुश्किल है, दैट्स अ लिटिल टफ, बट देन वो ही आपको प्रिपेयर करता है। अगर आपको वही घर का कंफर्ट मिलेगा तो फिर आप कौन सी लड़ाई लड़ लोगे आगे जाके। तो वो जो मेंटल टफनेस है ना, मतलब मैं तभी कहती हूँ, एक पेपर भी लिखा गया था कि हर बच्चे को एक बार तो फौज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। आपका एक तो देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और एक दूसरे के प्रति भी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। क्योंकि हमने इतनी सारी टफ सिचुएशन देखी। एक बार मेरी एक कोर्समेट है, उस टाइम मैं प्लेटून कमांडर थी, तो हमको पूरी लड़ाई में आपको मतलब जिताना है अपनी प्लेटून को। तो उसको कुछ हो गया टांग में और वो भाग नहीं पा रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा तेरी वजह से हम हारेंगे तो नहीं। तो उसको लिटरली 5 फुट 8 इंच को कंधे पे लेके उसकी राइफल उठा के मैं भागी थी कि छोड़ेंगे तो नहीं पीछे। मतलब उसको तकलीफ थी, तो हमने कहा छोड़ेंगे तो किसी को नहीं, वही सिखाया जाता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। तो हम भागे थे, हम जीते थे। बट वो है कि वो एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, और फिजिकल भी, और फिजिकल वो करा देती है एकेडमी आपको, भगा भगा के रोज सुबह 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर वो आ जाता है। बट मेंटल टफनेस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। अच्छा, बचपन से ही आप थोड़ी सी ऐसी मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ऐसे बताते हैं कि अपनी बात बिल्कुल आगे रख के, और मतलब किसी से हार नहीं मारना। और कोई किसी को तंग करता था तो मेरे मदर भी बताती हमेशा आगे आती थी लड़ने के लिए। अच्छा, तो एक वो स्पिरिट अंदर वो था पहले से, शुरू से। अच्छा, तो ट्रेनिंग तो होने के बाद जब पहली बार आपने वो यूनिफॉर्म पहना तो आपको, मैंने आपसे कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं। उसमें मम्मी डैडी मेरे, हमारे जैसे पासिंग आउट होने से पहले एक दिन रात को डिनर नाइट होती है, उसमें सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सब कुछ है, जिससे कि वो हमारे डीएस से इंटरेक्शन कर, डायरेक्टिंग स्टाफ जिन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है उनसे इंटरेक्ट कर सके कुछ। और अगले दिन सुबह पासिंग आउट होती है पूरे। एक हमारा ड्रिल स्क्वायर होता है, उसके अंदर पूरी मार्च करके पासिंग आउट होती है। एंड में फिर अंतिम पग बना होता है उस पे, जब आप पास आउट कर लेते हो फिर आप ऑफिसर्स होते हो। उसके बाद पेरेंट्स या जो भी आपका रिस्पेक्टेबल आपके शोल्डर्स पे स्टार्स लगाता है चाहता है तो होता है। तो फिर मेरे पेरेंट्स आए थे, मेरी बड़ी सिस्टर आई थी अपने छोटे से बेबी के लेके, बट शी इज सो काइंड कि उसने ज्वाइन किया। उस बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट डे था, 7 मार्च 1997। सो उस टाइम हम अनफॉरगेटेबल, देयर इज नो डाउट। तो जब वो पहली बार वो सितारे यहाँ पे लगे तो आपका ड्रीम पूरा हो गया? बिल्कुल, चारों वो कहते हैं ना, वो फीलिंग को हम बयान नहीं कर सकते, बट हर कोई अपनी लाइफ में वो एक फीलिंग चाहता है कि सो प्राउड, और माँ बाप की आंखों में वो चमक देखना कि अभी ट्रेनिंग में भेजा था, बीच में कभी फोन पे मम्मी का रोना, मेरा भी रोना हो जाता था, क्योंकि इतनी दूर हम तो कभी भी नहीं रहे, आज तक लाइफ में नहीं रहे हम। बराबर। तो वो मतलब बहुत, मैं एक और मजेदार बात बताऊंगी। जो मम्मी डैडी हमसे मिलने आए एक दिन पहले, तो वो लोग एकेडमी में उनको अलाउ होता है, तो अच्छा, जो मेरा पासिंग आउट से एक दिन पहले होता है ना, तो अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग के एक चाय जैसी दुकान, छोटा सा कैफे था, तो वहां मैं खड़ी थी। मेरी मम्मी वहीं आके उनसे पूछ रही है भैया से कि एलसी टिंकल गुप्ता कहाँ मिलेगी। और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं यहीं खड़ी हूँ। ओ शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि 2 हड्डियां बाहर और एकदम ही काले से बाल कटे हुए कबूतर जैसे लग रहे थे हम लोग, और मेरे इतने बड़े बाल होते थे बिफोर आई जॉइंट एकेडमी। वो भी मैंने पिक्चर शेयर किया आपसे। तो यहाँ तक के बाल थे। तो मम्मी को मैंने कहा भाई मैं यहीं खड़ी हूँ, आप किससे पूछो, क्योंकि हमको वहीं बोला गया था सब पेरेंट्स वहीं आएंगे मिलने के लिए, तो वहीं आओ। तो इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि मम्मी ऐसे देख के ना, भाई पहचान ही नहीं पाई, हम नहीं पहचान पाई थी बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो ट्रेनिंग होने के बाद फिर
पोस्टिंग हो गई? हाँ, हम लोग इमीडिएटली हो गई? हाँ, हम लोग का तो यूनिट में ही पता चल जाता है। अच्छा। मतलब जब हम ट्रेनिंग खत्म करते तब आ जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी 1 कोर सिग्नल रेजिमेंट आई थी। बहुत बढ़िया यूनिट है ये। अच्छा। मथुरा में थी उस ओके, टाइम। तो बिल्कुल ये मतलब आगे जाके जो स्ट्राइक कोर कहते हैं इसको, आगे जाके लड़ाई करती है ये। अच्छा। तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो उनके लिए भी मैं एक बहुत बड़ा वो सरप्राइज पैकेज ही होंगी, क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई लेडी ऑफिसर पोस्ट नहीं हुई थी। तो मैं सबसे पहली थी लेडी ऑफिसर उस यूनिट में। अच्छा, तो फिर अच्छा, तो आप वहाँ पे जब पहले पहुंची तो मतलब रिएक्शन कैसा था वहाँ के लोगों का? मतलब वही है, वो आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत रिस्पेक्टफुल मेरी तरफ बिहेव कर रहे थे, और वो भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। बट क्योंकि उनको भी आदत नहीं थी। मतलब एक मैं यूनिट के अंदर जब अगले दिन से जब ऑफिस आने शुरू हुई, तो हमारे जवान जैसे साइकिल पे होते हैं या पैदल होते हैं, तो अगर ऑफिसर को देखते हैं तो एकदम वो जय हिंद साहब या जो भी उनको सैल्यूटेशन देते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोले, जय हिंद मैडम, जय हिंद साहब, जय हिंद। और कोई तो साइकिल से भी डगमगा गया। फिर मैंने अपने सीईओ से कहा कि सर एक बार इनसे बात करनी है मुझे। फिर मैंने उनको कहा कि आपका जो मन आता है मुझे बोलो, मैं उसमें आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। साहब बोलना है साहब बोलो, सर बोलना है सर बोलो, मैडम बोलना है मैडम बोलो, घबराओ मत। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी थी चारों, क्योंकि उनको भी आदत नहीं थी। उनके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ना बने, तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए। उन्हीं के साथ सुबह उठ के भागना, उन्हीं के साथ शाम को खेलना, उन्हीं के साथ लंगर में जाके खाना खाना। मतलब आप पूरी यूनिट में अकेली थी? हाँ, लेडी ऑफिसर अकेली थी, और हम हजारों थे वहाँ पे। बट एक लेडी ऑफिसर थी। तो मैं मेरे सीईओ को, पहले सीईओ को कहूंगी, मतलब थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने मुझे ऑफिसर ही समझा। उन्होंने मुझे लेडी ऑफिसर नहीं समझा, ना लेडी समझा। उससे शायद जवान भी इजीली मुझे, जो डांट एक ऑफिसर को पड़नी चाहिए थी मुझे उतनी ही पड़ी है। जो ट्रेनिंग उन्होंने एक मेल ऑफिसर को देनी थी, उन्होंने शुरू से ही बोला इसकी ट्रेनिंग वैसे ही होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कोई लड़की है नहीं, तो कोई नहीं, अलग नहीं। से? और आई थिंक ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन। मैं उन्हीं की वजह से यूनिट में अच्छे से एडजस्ट हुई, और अच्छे से मुझे जवानों ने, मेरे मेन ने मुझको एक्सेप्ट किया। नहीं तो वो एक्सेप्टेंस उस टाइम नहीं होती तो फिर आपको ना अफसर होने का मजा आता, ना ही आपको अपने मेन के साथ मजा आता, बिल्कुल भी। तो हम जाते थे उन्हीं के साथ, वहीं खाना, वहीं पे भी उनको रात को जैसे ड्रिंक्स मिलते तो मेरे जेसीओ थोड़े कहते थे भी मैडम शाम को। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपके मेन है वो मेरे मेन है। तेल वेल लगा के अपना सूट पहन के, बट मैं जाके उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाती थी कि उन्हें ये ना लगे भाई कोई लेडी है, या मैं नहीं चाहती थी वो मुझे एक लेडी की तरह अलग ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेहनत ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्योंकि ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो लेडी की तरह लेके बिना बात का ज्यादा रिस्पेक्ट ना दे मुझे, कुछ नहीं, मुझे एक ऑफिसर समझे, और जैसे ऑफिसर को ट्रीट करते हैं मुझे वैसे ट्रीट करें। आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए हम कोई एक लेडी बन जाए वहाँ पे जाके। अच्छा, मुझे एक सवाल है, जब ये ट्रेनिंग के वक्त भी और जैसे पोस्टिंग हुई, अभी वहाँ तो आप अकेली थी, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब हमारे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, नेचुरल है, वो बायोलॉजिकल है, तो उसमें भी आपको कोई छूट मिलना, कोई कंसेशन ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अगर आपको कोई फिजिकल, आप किसी उसमें हैं, मंथली साइकिल्स में हैं या कुछ है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं, ये आपके ऊपर है। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन है कि आप साइड में खड़े हो सकते हैं। अच्छा। तो मेरे को तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं कि जहाँ पे हम साइड में खड़े हुए थे। पूरे उसमें फिजिकली बिल्कुल प्रेजेंट थे, एंड दे आर कंसिडरेट। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट कंसिडरेट। आप अपना आपको रिपोर्ट सिक करके आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं अगर आपको सच्ची में तकलीफ है हो रही है तो। मैं यही कहूंगी कि उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना। और मेरे फ्रेंड्स या जो हमारे कोर्समेट्स थे, ऐसा हमने किसी में भी नहीं देखा कि किसी ने इसको एक्सक्यूज बनाया। कोई सच्ची में तकलीफ में है, बहुत लोग तकलीफ में हो जाते हैं उसमें, तो वो जेन्युइन होता था। और वहाँ के भी साहब लोग जो हमको ट्रेनिंग देते थे वो समझते थे। बट अदरवाइज मैंने कभी किसी को इसका फायदा उठाते नहीं देखा, बिल्कुल भी। ओके, नाइस। तो फिर वो वहाँ से, फिर वो पहली पोस्टिंग थी, उसके बाद मतलब पहली पोस्टिंग मथुरा में थी। ये साल कौन सा था? 1997 में ही हो गई थी मेरी पोस्टिंग। अच्छा। और मैं वहाँ पे थी कुछ साल तक। कुछ एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट किया, कुछ वहाँ पे मतलब जो होता था हमने सब जगह पे पार्टिसिपेट किया। जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, वो मैं एक फनी इंस्टेंस बताऊंगी। प्लीज जरूर बताइए। जैसे हम लोग की एक्सरसाइज होती है तो हमको लोकेशन छोड़ के दूसरी लोकेशन पे जाना होता है, और वहाँ पे और भी कोर की यूनिट्स आ जाती हैं। और
प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती है कि एक्सरसाइज मतलब कि आपको वॉर प्रिपेयर्डनेस कि अच्छा। अगर जैसे कल वॉर हो जाएगी तो हाँ। सबका क्या क्या रोल है सबको पता होना अच्छा। चाहिए और सबको मिलके कैसे काम करना है, तो उसकी रिहर्सल होती है और वो बहुत जरूरी है, किसी भी उसमें बहुत जरूरी है। करेक्ट। एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, बहुत जरूरी होती है वैसी है। तो जब हम मथुरा से जा रहे थे टुवर्ड्स झांसी तो रुकते हुए जाते हैं, वो रात को भी कैंप लगते हैं कुछ है, तो बीच में बहुत सारे गांव आते हैं और जब आप गांव से जाते हो तो पूरा कॉन्वॉय निकलता है आपका गाड़ियों का, तो बहुत सारे गांव वाले उसको देखने के लिए साइड्स पे आ जाते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली आपको बिहेव करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, टीका लगाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, मतलब जो उनके पास है वो ऑफर करते हैं। So nice। तो हम भी जा रहे थे, तो मैं भी अपनी जिप्सी में थी, तो ड्राइवर इधर थे, मैं साथ में बैठी हुई थी, तो बाल बहुत छोटे, मतलब जब हम एकेडमी में थे मैंने बिल्कुल छोटे करा लिए थे, तो बेरे लगी हुई थी और गॉगल्स पहने हुए थे। तो जनरली आप फिजिकल फिटनेस ऐसी हो जाती है एकेडमी में कि मेल और फीमेल ऑलमोस्ट सेम लगने लग जाते हो आप, एकदम ही बेयरिंग ऐसी आ जाती है। तो एक अम्मा आई, बड़े जोश से हम लोग सब खड़े हुए थे साइड पे, तो वो टीका वीका सबको मौली बांध रही थी सब, तो मेरे पास भी आके ऐसे बांधे, तो मैंने ऐसे कहा कि धन्यवाद अम्मा, तो वो कहती क्या छोरी छोरी, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि आप लड़की है, तो वो इतनों को बुला लाई दिखाने के लिए, क्योंकि आई थिंक उसके लिए वो पहली बार था। हर साल हम जाते होंगे बट यूनिट में पहली लेडी ऑफिसर उसने शायद देखी होगी, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट था कि कैसे वो सबको ले आई दिखाने के लिए ना, फिर वो चाहती थी कि मैं गॉगल्स उतार के ये उतार के बात करूं, तो वो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक्सरसाइज लोकेशन में भी जब हम जाते हैं वहाँ पे हजारों हमारे टेंट्स लगते हैं और हजारों लोग प्रेजेंट होते हैं, तो इस पूरी एक्सरसाइज में मैं एक लेडी ऑफिसर प्रेजेंट थी इसके अंदर, तो अगेन भी आप अकेली, थैंक्स टू माय सीईओ, उन्होंने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा, मेरा टेंट अपने टेंट के साथ लगवा के रखा, बट और कोई रियायत नहीं बरती, जो सबके लिए ट्रेनिंग थी वही मेरे लिए ट्रेनिंग थी, जैसे सबको करना था। बट आई थैंक हिम, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद जो आप सीख के आते हो वो कहीं और कोई नहीं सिखा सकता है अपने यूनिट में, एक्चुअल जो सीख के आते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कहाँ पे था वो आप? झांसी के आसपास, अलग अलग जगह होती है हर बार एक, तो वो तो हमेशा डिसाइड होके ही होता है, अच्छा, उसको बताते नहीं है। अच्छा, तो 97 में जो हुआ उसके बाद 99 में कारगिल का वॉर हुआ था, तो आप कहाँ उस वक्त आप? मई में ही वो था और मई में ही मेरी शादी थी 11 मई को। हाँ, तो मतलब हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा था। तो हमारी मतलब हमने बहुत लंबी छुट्टी नहीं ली थी दोनों ने। आपके हस्बैंड भी? हाँ, मेरे हस्बैंड नेवी में है, तो और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट में, वो फ्लाइट इंजीनियर था। अच्छा, तो है, तो उसने मतलब हमने अपनी छुट्टी थोड़ी कट शॉर्ट करी कि जिससे हम शादी तो करनी है, हो गई थी। बट यही मैं बताना चाहूँगी सबको कि मतलब हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि हम वापस अपनी यूनिट्स पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वही हमारी प्राइम ड्यूटी थी उस टाइम। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी नहीं कि अभी अभी तो शादी हुई है और लंबी छुट्टी काट सकते थे, कुछ ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली वो जोश इतना अंदर होता है अपने, और वो भी अपनी यूनिट में गए वापस, और मैं भी मथुरा में आ गई थी वापस। मथुरा में ही आपका उसके हाँ, फिर अच्छा, कोई अनफॉरगेटेबल कोई और एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं अभी हम जोक ही कर रहे थे कि फौजी के पास इतनी कहानियां होती हैं बताने के लिए कि वो नॉन एंडिंग है, क्योंकि हर रोज ही आपके लिए एक एडवेंचर है उस लाइफ का। करेक्ट। तो शादी के बाद कुछ महीनों के बाद मेरी पोस्टिंग चेन्नई में आ गई थी। अच्छा। तो वो मेरे हस्बैंड की यूनिट से 100 किलोमीटर दूर था, तो वो मेरे लिए भी इट वर्कड फॉर मी। तो वहाँ से जो मेरा पूरा एरिया मेरे अंडर आता था, मैं सिग्नल सेंटर की ऑफिसर इंचार्ज थी, तो वो ATNKKNG था, मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और गोवा। अच्छा। तो ये हमारे अंडर आता था। अच्छा। तो फिर चेन्नई से हमारे एक ऑफिसर पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड थे, तो उनको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो मुझे वो यूनिट को कमांड करने के लिए, अंडमान, हाँ, पोर्ट ब्लेयर में, तो फिर वो मुझे यूनिट कमांड करने के लिए भेज दिया थोड़े टाइम में, क्योंकि एक एक्सरसाइज होती है एम्फेक्स, एम्फीबियस एक्सरसाइज। अच्छा। जो आर्मी वाले नेवी वालों के साथ मिलके करते हैं, क्योंकि देखो आर्मी नेवी का भी तालमेल होना जरूरी है सबका, तो ये एक्सरसाइज हर साल होती थी, तो वो एक्सरसाइज आ रही थी। अच्छा। तो फिर भाई अब जब मैं पोर्ट ब्लेयर में अपनी यूनिट के साथ थी तो मैं ही लेके जाऊंगी, तो मैं अपनी पूरी यूनिट को लेके, नेवी के शिप गुलदार था उस टाइम, बहुत बड़ा शिप था, अच्छा शिप था, तो उसमें लेके
मैं चली गई थी। आप गए थे? हाँ, आप क्योंकि लीड कर रही थी? मेरी यूनिट थी वो। थी, हाँ, तो मैं अपने जवानों को लेके हम चले गए थे। हाँ। मुझे नहीं पता था शिप की लाइफ इतनी टफ होती है। मेरे हस्बैंड ने शायद कभी बताने की कोशिश की हो, बट मैंने कभी वो सुनने की कोशिश नहीं की थी। बट जब शिप पे चढ़ के पता चला कि लाइफ इज सो टफ। पहली बात तो नेवी के उस टाइम शिप्स में बाथरूम्स में कोई डोर्स नहीं होते, मतलब कर्टन्स होते हाँ, थे। अच्छा, क्योंकि अच्छा। शिप्स मेन के लिए थे। हाँ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था भी नहीं था। उस टाइम। हाँ, लेडीज अलाउड भी नहीं थी कोई अच्छा। शिप पे, ना हमको ऐसा कुछ। अच्छा, अलाउड ही नहीं अलाउड थी। बट क्योंकि मुझे यूनिट को लेकर किसी को डाउट ही नहीं हुआ कि ये नहीं जाएगी, तो हम भी शिप पे चले गए। कुछ है तो अब पानी भी शिप पे 5 मिनट के लिए खुलता है। वहाँ पे पानी की कमी है, ये तो है नहीं कि नलके खुले हैं आप सारा दिन पानी यूज़ करते रहो। तो अब 5 मिनट में वहाँ के मेन उसको यूज़ करेंगे कि मैं यूज़ करूँगी, तो ये तो बहुत बड़ा एक ट्रबल सा हो गया था। बट लक वुड हैव इट, जो शिप का इंजीनियरिंग ऑफिसर था वो मेरे हस्बैंड के जूनियर थे। अच्छा। तो तब उन्होंने कहा कि मैम पहले इन लोगों को करने दो, फिर हम आपके लिए 2-3 मिनट और नलका खोलेंगे, फिर आप करो। और नई दरवाजे कुछ नहीं, तो मेरा सहायक बेचारा थोड़ी दूर पे खड़ा होता था कि मैडम आप जाइए, यहाँ कोई आएगा नहीं इस टाइम। टिंकल, ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे भी उस टाइम लगा था कि यार ये कैसे होगा। बट वो ये इतना फेथ होता है हमें अपने मेन पे कि अगर वो खड़ा है तो मीन्स खड़ा है, मतलब वो किसी को नहीं आने देगा। तो ये फेथ जो मैं कहती हूँ ना, ये कहीं और हमें नहीं मिल सकता है। तो वो थैंक्स टू हिम। और उसके बाद मतलब कुछ दिन हमने बीचिंग भी की। मतलब बीचिंग क्या होता है? बीचिंग मीन्स शिप का आगे का हल, मुंह ऐसे खुल जाता है, रैंप बन जाता है। अच्छा। उसमें से आप निकलते हो पूरे पूरे यूनिट। हाँ, पानी से आपको अगर सैंड तक आना है। शिप तो बहुत एंड तक आ नहीं सकता है, नहीं तो रेत में धंस जाएगा। तो वो आपको थोड़ा सा पानी के बीच में से जाना पड़ता है। और हम लोग के लिए बिल्कुल ही पहली बार था। मेरे जवानों के लिए भी पहली बार था, मेरे लिए भी पहली बार था। तो मतलब नेवी के लोगों को तो इसकी आदत है। वो इसी तरह सैंड पे उतरते हैं, बीच पे उतरते हैं। और हमारे एक्टिविटी के लिए हमको बीच पे आना ज़रूरी था। तो पानी तो मेरे सर से ऊपर जा रहा था, इतनी हाइट भी नहीं है जितना पानी ऊपर था। बट उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि एज अ ऑफिसर इन चार्ज मेरी यूनिट के लिए, मतलब अगर मैंने अपने मुंह पे जरा भी शिकन दिखाई तो ये भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो पूरी हिम्मत लेके सबसे पहले आगे रोप पकड़ के पानी में उछलते कूदते कैसे भी करके। और मतलब उसमें कपड़े गीला होना, तो सी में आप पता, इट्स अ वेरी नॉमिनल थिंग। अब आप भूल जाओ कि कपड़े कहाँ चेंज करने, वो सब कुछ नहीं होता वो। तो आप उसी गीले कपड़ों में रहते हो। तो सबके साथ मतलब उतर के आना वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क था, बट बहुत अच्छे से किया। फिर वहाँ पे एक वेल था, सबने पानी निकाल के सबने अपने ऊपर डाला। जैसे सबने डाला वैसे मैंने भी डाला, क्योंकि वो फ्रेश वाटर ऊपर होना चाहिए। सॉल्ट वाटर के साथ हम नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो बॉडी को इरिटेट कर देगा। तो उस टाइम रियलाइज होता है कि फौज में बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी, आप अपने आप को उनके बराबर समझोगे तो बहुत अच्छा है, वही तभी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई हमारी उस बीच पे, बहुत ही मेमोरेबल, जिसे मैं अपने कहती हूँ कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जरूर उसके बारे में बताऊंगी कि बहुत किस तरह सारी कहानियां हैं, बहुत आपके कहानियां पास हैं उसमें। और किस तरह मतलब एंड में जब आपको शिप के पास जाना होता है तो हाई टाइड आनी शुरू हो जाती है और शिप थोड़ा पानी में चला जाता है। तो एक डिंगी होती है, वो जो रबर की बड़ी सी बोट होती है जिसमें 7-8 लोग बैठ सकते हैं। हाँ, तो आपको पहले पानी के थोड़ा इधर तक आना पड़ता है, गले तक पानी या कुछ है, फिर जंप करके डिंगी में कूदना पड़ता है। अब इतनी मसल पावर तो उस टाइम नहीं थी कि आप ऐसे करके जंप करके हो जाओ। तो हमारे ड्राइवर को डिंगी चलानी पड़ी और मैं बस डिंगी पकड़ के लटकी हुई थी। अच्छा। अब लेकिन अंदर तो लेना है। अब इतना पैनिक हो गया था, जो 2-3 ऑफिसर थे बेचारों ने कैसे भी कपड़े पकड़ के ठाड़ करके डिंगी में डाला। सब कपड़े ऊपर नीचे हो गए, बेचारे इधर उधर देख रहे हैं कि भाई ठीक हो जाओ फिर हम आगे चलेंगे। बट एक माइंड सेट था वो करने का, तो कहते ना फ्लो में फ्लो होता चला गया। और मतलब शिप से आपको लगता होगा शिप की लाइफ इजी है, या शिप तो बहुत बढ़िया चीज़ है। शिप से डिंगी इतनी सी दिखती है नीचे, तो आपको इतनी सारी सीढ़ी चढ़ के पहले शिप पे चढ़ना है। तो ये सब एक्सपीरियंस जो है, मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत इनरिच हुई उससे। डेफिनेटली। आई थिंक तीसरा दिन था, मैं सिग्नल्स में थी, तो हम कम्युनिकेशन स्टेट देते हैं अपनी कि सब ठीक है, हम क्या क्या कर रहे हैं, कुछ है। तो उस तरफ हमारे कोई सीनियर बैठे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ से रिपोर्ट दे रहे हो। मैंने कहा सर एक्सरसाइज लोकेशन से दे रही हूँ। एक्सरसाइज लोकेशन मीन्स सर ऑन बोर्ड, मतलब शिप पे हूँ। शिप पे, हाँ। तो वो उस टाइम बाद में हमें पता चला था कि लेडीज वर नॉट अलाउड ऑन द शिप,
अब चाहे लेडी ऑफिसर समझो या लेडी समझो, दे वर नॉट अलाउड। बट क्योंकि हमारे किसी के मन में डाउट ही नहीं था, क्योंकि मेरी यूनिट को लेके जाना था और मैं उस टाइम इंचार्ज थी, तो मैं ही लेके आ गई थी। तो इतना पैनिक क्रिएट हो गया था फिर वहाँ से एक हेलीकॉप्टर भेजा गया कि इसको उठा के लेके आओ वहाँ से, और नीचे जोक भी बन गया था शिप के अंदर कि भाई तुम तो बड़े वीआईपी हो, हेलीकॉप्टर आ रहे तुमको लेने। तो मतलब बहुत आपको वहाँ fun से वो ले लिया था कि अब बस एक्सरसाइज यहीं पे आपकी खत्म है, कोई और आके इसको कंटिन्यू कराएगा। क्योंकि उस टाइम ऐसे रूल्स नहीं थे, अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं फौज में। हम लोग के टाइम इतना लिबर्टी और इतनी सारी नई चीजें नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी। तो बट मेरे लिए वो 4 दिन भी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। शिप के इतने अच्छे ऑफिसर्स थे, इतने अच्छे उनके सेलर्स, इतना अच्छा टाइम हमारा निकला है। बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप कोई एक अलग एंटिटी हो शिप पे। बहुत अच्छा टाइम निकला। अच्छा। तो इतना मतलब आप एनरिच्ड जो एक्सपीरियंसेस है, इतना मतलब एडवेंचर से भरा हुआ लाइफ था। तो उसके बाद जब आपने जॉब छोड़ी तो वो तो आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा, बहुत मुश्किल भी। हाँ, तो कैसे हाँ, मतलब ये मैं कहूँगी चारू कि एक्चुअली मेरा जब पहला बेबी होने वाला था तब मेरा एक वार्निंग ऑर्डर आ गया था, जिसमें मुझे पता चल गया था कि मेरी ईस्ट में पोस्टिंग आएगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग आएगी। उसको वार्निंग ऑर्डर बोलते हैं। तो उस टाइम ऐसी कोई सहूलियत नहीं थी कि एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को अपने साथ ले जाओ। आजकल के ज़माने में तो आपको नैनीज मिल जाती हैं, अटेंडेंट्स मिल जाते हैं, पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने छोटे से बच्चे को लेके कि कैसे पोस्टिंग पे जाऊंगी। तो और उस टाइम हमारे पास परमानेंट कमीशन की कोई ऑप्शन भी नहीं थी। हमारे 7 साल होते थे, तो 5 साल मैंने कर ही लिए थे। तो मुझे यही था कि भाई 2 साल और करना है या अभी डिसीजन लेना है। अगर उस टाइम पता होता परमानेंट कमीशन है तो कोई ना कोई तो रास्ता पक्का निकाल के मैं नहीं छोड़ती उस चीज़ को। वो मेरी एक ड्रीम, एक एम था जो कि आसान नहीं था अचीव करना। बट यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स करना चाहूँगी। बहुत सपोर्ट किया कि जो डिसीजन लेना चाहते हो आप लो, आपने जॉब कंटिन्यू करनी है, आई एम विद यू, छोड़ना चाहते हो आई एम विद यू। बहुत बड़ा डिसीजन था ऐसे एकदम नौकरी छोड़ना, वो भी ड्रीम जॉब। पैसों के लिए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर हम लोग ने ज्वाइन किया होगा फौज, बट वो जो एक ड्रीम था वो, बट वही है, बच्चे को शायद देख के गोदी में लेके शायद वो अंदर से जो एक फीलिंग थी उसने मुझे हेल्प किया वो डिसीजन लेने के लिए। मदरली फीलिंग तो मैंने आज तक रिग्रेट नहीं किया है, उस चीज को कभी भी रिग्रेट नहीं किया। बहुत ही अच्छी बात है डिंकल, क्योंकि ऐसा तो मतलब रिग्रेट तो इट्स वेरी नेचुरल कि अरे मुझे करना पड़ा, मुझे यही तो आपने शायद सीखा है पूरा आर्मी कि नो कंप्लेंट्स। हाँ, नो कंप्लेंट्स। कोई भी आप डिसीजन लो, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट। तो ये तो आपने आर्मी से ही सीखा होगा। और डिसीजन जो है आपका है, मीन्स आपका है, आपको ही लेना है। लोग आपको मदद कर सकते हैं, कुछ है, डिसीजन आपका ही होना चाहिए एंड में। तो मेरा ही था कि मैं अब छोड़ना चाहूँगी। तो बट बहुत अच्छी यादों से छोड़ा। एक पॉइंट पे भी मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आई रिग्रेटेड इट। और ये पूछना था मुझे पहले ही कि जब आपने पहले गन हाथ में लिया था तो आपके एग्जैक्टली क्या इमोशंस थे अंदर? क्योंकि वो तो एक पावरफुल फीलिंग आई होगी ना। आई फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कहना चाहिए कि भाई ये एक समथिंग, एक ऐसी चीज है जो कि आम आदमी को तो एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और जब फौज ज्वाइन करने का होता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चार्म होता है दैट आपके पास अपना एक वेपन होगा। और जब हम ऑफिसर बन जाते हैं तो हमको अपनी एक कार्बाइन, एक वेपन इशू होता है। जो कि हम कोथ में रखते हैं जहाँ पे सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं। बट ऑफिसर बनते ही आपको एक इशू होता है। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर वो होना चाहिए। और मैं बहुत अच्छी थी शूटिंग में अपने टाइम में। बहुत अच्छी थी। और इवन यूनिट में आने में मेरे को AMU से लेटर भी आया था, आर्मी मार्क्समैन यूनिट से, कि आप आइए। बट वो एक हर सर्कमस्टांसेस होते हैं। उस टाइम मेरी यूनिट स्पेयर नहीं कर सकी थी मुझे। मेरे कुछ कोर्समेट्स ने बहुत अच्छा किया AMU में जाके। तो यस, जब हाथ में वो और तरह तरह की गन्स आती हैं, पिस्टल भी आती है, LMG भी आती है, आपके पास राइफल भी आती है। बहुत हेवी होती है ना राइफल। हाँ, चारू। और आपको जब पासिंग आउट करनी होती है तो उसको आपको पहन के करनी होती है। तो जब पहले दिन इशू होती है तो सब ऐसे चलते हैं, एंड में आपको ऐसे होना है।
बहुत टफ जर्नी है, उसके साथ भगाया जाता है, पूरी एक्सरसाइज करते हैं हम 15-15 दिन, वो आपके ऊपर होनी चाहिए, आप अपना वेपन छोड़ नहीं सकते हो कहीं पे भी जब वो इशू होता है आपको। तो अदरवाइज तो बहुत हैवी पेनल्टी होती है अगर आपका, इवन जब हम गोलियां चलाते थे और उसके जो शेल्स हैं वो एक एक शेल हमको ढूंढ के वापस देना होता था, और अगर एक शेल भी नहीं मिलेगा तो इतनी हमारी रगड़ा पट्टी होती थी जब तक कि वो शेल नहीं ढूंढ लिया जाता था। और चेन्नई में हम लोग की जब शूटिंग थी बारिशों के टाइम भी हुई थी, तो मिट्टी के ऊपर पानी के ऊपर कहाँ शेल गिरा कहाँ नहीं, बट एंड में आप तभी जाओगे उस फायरिंग रेंज को छोड़ के जब आप एक एक शेल गिनवा के वापस मतलब आपने जितनी गोलियां चलाई हैं उसका शेल वापस देने हैं। तो वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, मज़ा तो आता है नो डाउट, यू फील वेरी पावरफुल, बट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है उसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ऑफ कोर्स। और जैसे गन भी हाथ में आती है तो जैसे पावर आता है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑब्वियसली आता ही होगा, क्योंकि वो बहुत आपको सोच समझ के वो चलानी है। स्पाइडरमैन कहते हैं ना, with lot of power comes lot of responsibility, so it is true, means आप, और बेसिकली मैं ये पक्का कहूँगी जब आप उसको पहनते हो आप अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करने लग जाते हो, मोर रिस्पॉन्सिबल, एक रुतबा फील करते हो आप कि आपको कुछ करना है, कुछ किसी चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो और उसको अचीव करके ही जाना है। और एक देशभक्ति की जो एक बहुत ही नोबल फीलिंग है वो, तो वो भी आप हमेशा साथ लेकर चलते हो, और अलग होता है। मुझे लगता है कॉमन मैन, सी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई है, सबको अपने अपने देश से प्यार होता ही है, लेकिन फौजियों का जो दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स, तो हम कॉमन मैन को तो बहुत ही रिस्पेक्ट होता है फौजियों के लिए। तो ये आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है टिंकल, जितना भी आप बोलती जाएगी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये अच्छी आपने बात बोली कि रिस्पेक्ट है, मैं ज़रूर कहूँगी, सबसे कहूँगी कि मतलब यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए। उसको कौन पहनता है वो मैटर नहीं करता। मतलब ये मेरे हस्बैंड, मैंने फादर, मतलब मेरे हस्बैंड से मैंने ये बिल्कुल सीखा है कि यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सेम रहती है, उसके इवन आपके ये सब बदलते रहते हैं, बट एक यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि फौज की रिस्पेक्ट हमको सबसे ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर से जब कोई जाता है वो फीलिंग बयान ही नहीं कर सकते हो, आप शायद फील ही नहीं कर सकते हो, समझ ही नहीं पाएंगे। इट इज़ मतलब पूरा सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि ब्रेड अर्नर चला गया, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का फादर, किसी का हस्बैंड, मतलब बहुत सारे रिलेशन एक आदमी के साथ, एक मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ चले जाते हैं अब। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि अगर आप ऐसा फील करते हो। गन के अलावा भी कोई वेपन्स है जो आपने चलाए हैं या फिर ट्रेनिंग के वक्त इस्तेमाल किया हो, ऐसे कुछ? हाँ, गन्स के साथ साथ हमको रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स भी मौका देते हैं चलाने का। रॉकेट लॉन्चर्स जो ऐसे कंधे पे रख के, हाँ, उसका बैक ब्लास्ट इतना होता है कि आपके मुंह पे ऐसा लगता है मतलब 100 थप्पड़ पड़े हैं, आपको कुछ सेकंड तक तो सुनाई भी नहीं देता है। तो हमको उसमें 3 राउंड्स चलाने मैंडेटरी होते हैं, और ग्रेनेड्स को पूरा खोलना बंद करना, गन्स को पूरा खोलना बंद करना, पूरे बिल्कुल शुरुआत से सिखाया जाता है। अच्छा। क्योंकि फौज में ये बताया जाता है वॉर में सबसे आपका प्यारा दोस्त कौन है? आपका वेपन है, आपका गन है। अगर वो टाइम पे नहीं चली तो सब कुछ खत्म है आपके लिए। तो इसी में मैं एक और ऐड करना चाहूँगी, जो हमारे गन के ऊपर बेनेट्स लगी होती हैं, छोटा सा एक नाइफ होता है, हाँ, चाकू लगा होता है। जनरली वैसे हम उसको कवर करके रखते हैं, बट अगर कोई भी एक्सरसाइजेज है, वेपन्स है, जैसे पासिंग आउट होती है या इवेंचुअली वॉर में जब उसको यूज करना है तो वो कवर हटा के यूज होता है। अच्छा। इट इज यूज कि अगर कोई आपके पास बिल्कुल ही पास आ जाएगा तो पर्सनल कॉम्बैट, फेस टू फेस कॉम्बैट के लिए वो काम आता है। अच्छा। तो जब हमको पहली बार उसका यूसेज सिखाया जाता है, वो पुतलों पे सिखाया जाता है कि पुतलों पे कैसे आप उसको यूज करो। हाँ। तो एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब हम छिपकली को भी ऐसे पाँव से तो नहीं मार सकते हैं, या चाहे कॉकरोच को भी नहीं मार सकते, सोचते हो। हाँ। तो वो एक्शन हमारे लिए पुतले में जिसको हमको घोप और निकाल करके बोलना होता है, वो हम इतना मीकली और इतना शायनेस से करते हैं ना, बस घोप निकाल। इतनी डांट लगी थी हम लोगों की कि ऐसे तुम बचोगे, तुम्हारा दुश्मन तुमको ही घोप निकाल कर देगा। तो हमारे उस्ताद वगैरह जो सिखाते थे उस टाइम, मतलब कैसे हमको
चीख के ये घोप निकाल बोलना सिखाते थे कि जब तक मुंह लाल नहीं होगा, जब तक एड्रिनल रश नहीं आएगा, ये एक्शन आपको बचाएगा ही नहीं। तो ये सब जब आप चीज़ें करने लग जाते हो तो आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से परे हटने लग जाते हो और एक अलग तरह का अंदर जज्बा पैदा होना शुरू हो जाता है कि भाई आप किसके लिए यहाँ आए हो, आप ये क्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो। तो वो आपको डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से और एक फौजी से। सो वो ट्रेनिंग मतलब बहुत बढ़िया है। और उससे ही आप जब निकलते हो तो यू आर टोटली अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग देन व्हाट यू वर बिल्कुल बिफोर एंटरिंग द ट्रेनिंग सेंटर। यू आर टोटली डिफरेंट। ऑल्सो डिसिप्लिन के बारे में भी थोड़ा, क्योंकि बहुत कहा जाता है कि फौज में तो डिसिप्लिन बहुत, मतलब पंक्चुअलिटी है या फिर अपनी सब कुछ अपना अच्छे से रखना, एक नीटनेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी पूरा आयरन होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो वो अभी भी आप उसी में, मतलब वो आपका यही बन गया, स्वभाव ही बन गया अभी। ये पक्की बात है। मुझे लगता है वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। 5 साल 10 साल 15 20 साल मुझे नहीं लगता ये मैटर करता है। एक आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है और शायद वो आप में है जिसको वो पॉलिश करते हैं, शायद तभी आप फौज में आए। शायद वो नहीं होता तो फिर आप एक अच्छे फौजी भी ना बन पाते। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो शुरू से मुझे लगता है मैं काफ़ी डिसिप्लिन और एक सफाई पसंद और एक नीटनेस और करीने से चीज़ें करना, सिस्टमैटिकली करना, तो वो था। हम 4 बहनें थी, बिल्कुल सब अलग अलग। तो मुझे लगता है कि हाँ वो एक डिसिप्लिन शायद शुरू से था। घर की सफाई सिर्फ मुझे ही, मतलब हर कुछ दिनों के बाद ड्राइंग रूम लगाना और मतलब शीशे चमकाना और सिल्वर वेयर होता था उसको चमकाना, वो कि कोई नहीं कहता था। एक वो अपने आप अंदर से था। तो मुझे लगता है शायद वो इनबिल्ट ही था दैट मुझे इस तरफ ही आना था। थोड़ा पॉलिश बहुत पॉलिश करते हैं वो लोग। मतलब वही बड़ी अच्छी कहावत है कि इफ यू हैव अ स्पार्क ऑफ लीडरशिप इन यू, कम टू अस, वी विल फैन इट इनटू अ फ्लेम। कि अगर जरा भी आप में चिंगारी है तो उसको भड़का के वो आग बना देती है। वाह वाह। तो फिर जॉब कब छोड़ा, मतलब कौन सा साल था वो जब आपने जॉब छोड़ा? मैंने 2002 में छोड़ा था। मेरा बड़ा बेटा उसी साल पैदा हुआ था, मई में, तो जून में मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद आपने क्या किया? चारू थोड़ा टाइम तो मतलब मैंने पढ़ाई और मैंने काम कभी छोड़ा नहीं है। मतलब मे बी सुबह से शाम तक का ना किया हो, बट जैसे जब मेरा बेटा छोटा था तो फिर मैं अपने हस्बैंड के जहाँ पोस्टेड थे, आरपुनम करके एक जगह थी, चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर है, कांचीपुरम की तरफ। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे जाके। और तब मैं अपना MBA कर रही थी सिम्बायोसिस से, तो वो कंप्लीट किया था। और उसके बाद वहाँ पे कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी थी, समर कैंप्स कराने शुरू कर दिए थे, एक छोटा सा क्रैच खोला था बच्चों के लिए। फिर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब हमारी पोस्टिंग हो गई फिर मैंने B.Ed किया, फिर मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की कोर्सेज किए, इमेज कंसल्टेंसी और ये सब। और फिर दिल्ली में काफ़ी कॉलेजेस में जाके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की मैंने। और वहाँ पे बच्चों को, खास करके जब कानपुर हम आ गए थे तो वहाँ के कॉलेज में मैंने कुछ बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करी थी कि वो दे सकें SSB। और बहुत प्राउडली मैं कहूँगी कि मेरे बच्चे फौज में हैं, एयरफोर्स में हैं, मैंने जिनको आपने सिखाया। हाँ, अभी उसकी शादी भी हुई तो कार्ड आया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब। और वो मुझे हर टीचर्स डे पे, मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जो मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और वो जब ग्रीटिंग्स भेजते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं अपने आप को हमेशा एक फौजी और एक टीचर से ही रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे दादा टीचर, मेरी बुआएं टीचर्स, मतलब मेरे फादर 2 फौजी थे और उनमें भी एक टीचिंग का ब्लड है, मेरी सिस्टर्स में भी। तो हम अपने आप को, मतलब मैं चाहूँगी कि मैं एंड तक टीचर रहूँ। मतलब आई वुड लव टू कीप टीचिंग। अभी भी मैं कोचिंग लेती हूँ मैथ साइंस की, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की। अच्छा। तो मतलब वो मेरा बहुत ही पैशन है जिसे कहना चाहिए। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स मतलब जैसे कम्युनिकेशन होता है या फिर लोगों से मतलब इंटरेक्शन जो होता है, बहुत सॉफ्टली आपको उनके साथ बातचीत करनी है। बेसिकली लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, तो वो तो आप सब आर्मी में ही आपका पूरा उसका ट्रेनिंग। एक्चुअली यू आर करेक्ट। आर्मी ट्रेनिंग एंड आर्मी की जॉब आपको आधे से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बना ही देती है। तो जब मैं कोर्स कर रही थी तो उसमें से आधे से ज़्यादा हमको लगता था कि हमें आता है, बट हाँ कुछ नया सीखने में कोई बुराई नहीं है। फिर मैंने उसी को आगे लेके गई एंड आई फील आई एम वेरी गुड एट इट।
और मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। अभी देखते हैं हम कितने टाइम तक यहाँ गोवा में हैं। मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पोस्टेड हैं, तो आप मुझे उसी रोल में देखोगे एंड तक। एंड में बुढ़ापे में भी दांत लगा के मैं टीचर का ही रोल करना चाहूँगी, कितना भी हो जाए। बट तो आप यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? यूथ इन जनरल, मतलब जो सब अपनी इच्छाओं के साथ बड़े हो रहे हैं और जिनको अलग अलग प्रोफेशंस में जाना है, उन सब के लिए बहुत बेसिक 3-4 बातें जैसे मैंने अपने बच्चों को सिखाई, जितने कॉलेजेस में मेरे बच्चे हु हैव कम अक्रॉस। सबसे पहले तो मैं एक टेस्ट सबको सिखाती हूँ, उसको बोलते हैं हम न्यूज़पेपर टेस्ट। अच्छा। कि अगर आप जो भी अभी कर रहे हैं, चाहे आपने किसी का एक पेन ही क्यों ना लिया हो, अगर ये न्यूज़ कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बन के छप जाए और आपके फैमिली मेंबर्स, आपका बच्चा या बहन, मम्मी पापा अगर ये न्यूज़ पढ़े, अगर वो न्यूज़ पढ़े और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस न्यूज़ से, तो वो काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये अगर न्यूज़ बन के आई और उन्होंने पढ़ा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी, तो वो काम मत करो। अगर ये एक टेस्ट आपने अपने जीवन में उतार लिया, आप कभी भी उस लाइन से भटकोगे नहीं। और कुछ छोटी छोटी बातें और, एक तो कि जानते बूझते किसी का दिल नहीं दुखाना है, जानते बूझते किसी को फाइनेंशियली रॉब नहीं करना है, और मेहनत से नहीं कतराना है। बस अगर ये रखी आपने बातें, हाँ किसी को अगर फौज में आना है तो वो एक जज्बा होना बहुत जरूरी है। और इवन सब बच्चों को, सब यूथ को, मुझे लगता है हमको एक जो अपने देश के प्रति प्यार मतलब होना चाहिए कि हम अगर इंडियंस हैं तो उसको प्राउडली फील करो कि हम इंडियन भारतीय हैं और उसमें प्राउड फील करने उसको फील भी है, करो। बराबर है। अगर कुछ गलत होते हुए दिख रहा है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, ना ही कोई उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भेजना शुरू कर दिया, वीडियो शेयर कर दी। आप ये सोचो कि पूरा इंडिया हमारा अपना घर है। अगर आप ये सब सोच सके तो मुझे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छा देश है हमारा रहने के लिए। तो उसको एंजॉय करो। मतलब यूथ को हम इसलिए मैसेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम औरों को देना नहीं चाहते, बट वही हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर है, आने वाला वही दिखाएगा हमारा देश कैसा होगा, वो यूथ ही बताएगा। एक्चुअली आपके साथ इतनी बातें करनी है ना टिंकल, मुझे लगता है जब अगली बार ना हम वापस और एक पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे। और मैं ना उस वक्त आपके साथ सॉफ्ट स्किल्स पे एक पॉडकास्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हमने बोला कि सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं सिखाए जाते। एंड दैट एक्चुअली यू नीड द सॉफ्ट स्किल्स इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ, कॉर्पोरेट हो या कहीं भी हो, सॉफ्ट स्किल्स आर नेसेसरी। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। यही मैं एक और यहाँ पे भी मैसेज ऐड करूंगी, जैसे स्कूल्स में खास करके जब हम छोटे होते थे एक मॉरल साइंस करके होता था, अभी लाइफ स्किल्स है, कुछ वैल्यू एजुकेशन लाइफ स्किल्स है, उसको बहुत तवज्जो देनी चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एजुकेशन पढ़ाई सब कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्किल्स डेवलप करना है ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपके बच्चों को एकदम चाहिए जब आप वो स्कूल का एटमॉस्फेयर छोड़ के कॉलेज जाएंगे, घर छोड़ के बाहर जाएंगे, वहाँ सिखाना थोड़ा सा लेट है मेरे लिए। जब मैं कॉलेज में गई थी मैंने ये बात बोली है कि 4th ईयर से नहीं, आप 1st ईयर से शुरू कीजिए। सो कानपुर के हमारे उस कॉलेज में 1st ईयर की क्लासेस लगनी शुरू हो गई हैं। तो मैं एक और चीज़ कहूँगी कि ये स्कूल में लाइए, कोई एक पीरियड रखिए, हफ्ते के 2 घंटे रखिए जहाँ पे बच्चों को ये स्किल सिखाई जाए। मुझे लगता है बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे, जरूर आएंगे। अब सही कह रही है जो कह रही है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। वो एक टेक्निकल इशू की वजह से ये सब थोड़ा गड़बड़ हो गई बीच में, लेकिन वो भी एक सीख है कि अगर ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है। तो वो भी एक हमेशा कुछ अलग अलग हम भी सीख रहे हैं अभी भी। तो लेकिन अगली बार ज़रूर हम मिलेंगे और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बारिश आज बहुत हो रही थी लेकिन फिर भी यू मैनेज टू कम। आई एम वेरी मच थैंक यू। मुझे भी चारू बहुत मजा आया, had a good time. I hope it is informative. Thank you.